दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AECC के यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड संप्रेषण की संभावनाएं एवं भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण के अंतर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, हम हमारी हिंदी AECC जो हिंदी भाषा और संप्रेषण बुक है उसके यूनिट फर्स्ट के दोनों चैप्टर्स और हमारी यूनिट सेकंड के फर्स्ट चैप्टर और हमारे चैप्टर सेकंड के पार्ट फर्स्ट को अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके वीडियोस के लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण की संभावनाएं। ठीक है, तो संप्रेषण की संभावना से मतलब है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के बाद उसके क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसका अनुमान लगाना। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है संप्रेषण की संभावनाओं से हमारा मतलब है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जब हम अपने विचार या फिर अपने भाव जब दूसरों के सामने हम उससे मतलब उसके साथ लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसके बाद क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाना संप्रेषण की संभावनाएं कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो संप्रेषण की प्रक्रिया के बाद श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे संप्रेषण की संभावना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण की संभावनाएं है। तो हम अब संप्रेषण की अलग अलग संभावनाएं देखेंगे। फर्स्ट है हमारी संप्रेषण की पहली संभावना यह है कि जिस उद्देश्य से बातचीत यानी कि संप्रेषण की जाएगी वह उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, यानी कि सोचो वक्ता जो है जिस उद्देश्य के साथ अपना जो संदेश है वो श्रोता को कहना चाह रहा है, ठीक है, तो वो प्राप्त हो सकेगा, तो इसकी संभावना है। तो हम इसका अनुमान लगा रहे हैं कि जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके बाद श्रोता जो है और जो हमारा वक्ता हो गया वो दोनों उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी पहली संभावना थी कि जिस उद्देश्य से बातचीत की जाएगी वो उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा। सेकंड देखते हैं हम अपना। सेकंड है हमारी संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को कोई भी संदेश श्रोता को देने से पहले खुद उसके लाभ या हानि जान लेने चाहिए। ठीक है, तो जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं यानी कि जब कोई किसी से अपनी बात शेयर करना चाहता है, उसके साथ बातचीत करना चाहता है, अपने विचार उसके साथ बांटना चाहता है, तो वक्ता जो होता है यानी कि बात को कहने वाला, संदेश को देने वाला जो होता है, उसको किसी भी संदेश को श्रोता को देने से पहले खुद उसके लाभ या हानि के बारे में जान लेना चाहिए। यानी कि उसे पहले खुद उस संदेश का जो आकलन है वो कर लेना चाहिए कि ये संदेश कैसा है। ठीक है, और फिर अपनी बात को श्रोता के सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब अब जो हमारा वक्ता होगा जब उसे अपने मैसेज के बारे में एक एक बात पता है, उसके फ़ायदे भी पता है, उसका नुकसान भी पता है, तो हमारा वक्ता जो है वो श्रोता को बात बहुत अच्छे से समझा पाएगा। ठीक है, तो इससे संप्रेषण जो है वो प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रभावी संप्रेषण का मतलब यानी कि जब जो हमारा श्रोता होता है वो वक्ता के द्वारा कही गई बात को ठीक उसी मतलब से समझ जाए जिस अर्थ के साथ वक्ता कहना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण में वक्ता द्वारा संदेश को इस तरह दिखाना चाहिए और उत्साहित होकर बोलना चाहिए कि जिससे श्रोता को लगे कि वो संदेश उसी के लिए है और उसके फ़ायदे के लिए है। यानी कि संप्रेषण की जब प्रक्रिया करते हैं तो जो वक्ता होता है उसके द्वारा संदेश को इस तरह बोला जाना चाहिए, इस तरह दिखाना चाहिए कि जिससे सुनने वाले को लगे यानी श्रोता को लगे कि वो जो संदेश है वो उसी के लिए बना है और उसके फ़ायदे के लिए है, तो उसे वो सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपना। संप्रेषण की एक संभावना ये भी है कि वो अपने श्रोता की आयु, रुचि और स्तर के हिसाब से अपने संप्रेषण माध्यम में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि संप्रेषण की एक संभावना है ये कि जो श्रोता होता है जो वक्ता होता है यानी मैसेज को देने वाला होता है, वो अपने श्रोता की, जो उसको सुनने वाला होता है, जिसको वो मैसेज दे रहा है, उसकी आयु, उसकी रुचि यानी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके स्तर यानी कि उसे कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपने संप्रेषण के माध्यम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी फोर्थ संभावना हो गई। फिफ्थ है संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा लोगों के सोचने, समझने और सीखने
में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, लोगों के सोचने, समझने और सीखने में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे कि हम किसी को अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें बता सकते हैं, तो जिनसे लोग जो होते हैं उनके सोचने में परिवर्तन आता है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, वो चीज़ों को और अच्छी तरह से सीखते हैं, तो उसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं अपना। सिक्स्थ है हमारा, संप्रेषण के दौरान एक ही बात के प्रति समाज के अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता ही है फ्रेंड्स, जब हम किसी को कोई एक बात बताते हैं, सोचो उस पूरे ग्रुप में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो वो 10 के 10 लोग जो होते हैं उनकी अलग अलग व्यूज़ होते हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है उस एक मैसेज को लेकर। कोई कहता नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, कोई कहता नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह लोगों के दृष्टिकोण के निर्माण में भी मदद मिलती है। तो संप्रेषण के जरिए क्या होता है, लोगों के दृष्टिकोण को बनाने में भी मदद मिलती है। ठीक है, सेवेंथ है हमारा, संप्रेषण प्रक्रिया सामाजिक विकास एवं परिवर्तन में भी उपयोगी होती है। यानी हमारी जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर हम जो हमारा वक्ता होता है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक विकास होता है और परिवर्तन में भी उपयोगी होती है। ठीक है, तो हम जो संप्रेषण प्रक्रिया, इसके द्वारा हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। हम अपने समाज में जितनी भी फैली हुई बुराइयां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जिनसे हमारा समाज जो होता है उसका विकास होता है, हमारे समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये समाज में नए विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में भी सहयोगी है। तो जैसे कि हमें कभी अपने समाज के अंदर नए विचार या फिर सिद्धांत को बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि कोई ऐसा नया विचार आया जो आज तक हमारे पहले समाज में किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, तो हम संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए, है ना, या फिर हम टीवी, एफएम, इन सब के ज़रिए, हमारे संप्रेषण के माध्यम हो गए, ठीक है, इनके ज़रिए भी हम लोगों तक इन सबको पहुंचा सकते हैं। तो ये इसमें भी सहयोगी है संप्रेषण की प्रक्रिया। ओके फ्रेंड्स, नाइन्थ है हमारा, संप्रेषण के ज़रिए समाज में व्यक्ति अपने संबंध को सुधार सकता है। तो संप्रेषण के ज़रिए क्या हो सकता है, लोग जो होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं इंसान, हम समाज में लोगों के साथ रिश्ते बना सकते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करके, ठीक है, हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। ओके, 10th देखते हैं हमारा, संप्रेषण समाज में लोगों को क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कैसे, जैसे संप्रेषण है, हम किसी से लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, हम उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो हमारे समाज में जो लोग होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, यानी वो काम करते रहते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है, संप्रेषण जो होता है वो लोगों को क्रियाशील होने के लिए भी प्रेरित करता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति की अभिव्यक्ति एवं व्यवहार परिवर्तन में सहयोग मिलता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या होती है, यानी कि जब व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, वो अपने विचारों को किस तरीके से बाहर ला रहा है। ठीक है, तो संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपनी अभिव्यक्ति में और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, संप्रेषण सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित, विकसित एवं स्थापित करने में सहायक है। कैसे, जैसे कि कोई सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि कोई हम किसी इवेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए संप्रेषण की ज़रूरत होती है। ठीक है, संप्रेषण के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने कंप्लीट की अपनी संभावनाएं हमारे संप्रेषण की। ठीक है, तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे टॉपिक्स क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो, इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए लिखवाए गए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने एग्ज़ाम में लिख सको। ठीक है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो चुके हैं, अब आप छोटा आंसर लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, आपको कम से कम 4 to 5 पेजेस फिल करने होंगे। ओके, तो 4 to 5 पेजेस फिल करने के लिए आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए ना, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा भ्रामक संप्रेषण। ठीक है, तो भ्रामक संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण को तभी प्रभावी माना जाता है जब श्रोता के द्वारा ग्रहण किए गए संदेश पर वह फीडबैक देता है। यानी कि प्रभावी संप्रेषण तभी माना जाता है जब श्रोता जो होता है वो मैसेज को सुनने के बाद उस पर फीडबैक दे, अपनी प्रतिक्रिया दे। ठीक है, कई बार वक्ता संदेश को श्रोता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाता, तो कई बार क्या होता है, जो वक्ता होता है यानी संदेश को देने वाला होता है वो श्रोता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाता है संदेश को। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, श्रोता संदेश को ठीक से नहीं समझ पाता और तब उसके मन में एक भ्रम
की या फिर असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब वो मैसेज को ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो उसे वो ढंग से समझ नहीं आ पाता है, तो उसके मन में कोई अलग बात चल जाती है कि क्या पता इसने ये कहा हो, तो उसके मन में कोई भ्रम आ जाता है, फिर असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे भ्रामक संप्रेषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भ्रामक संप्रेषण क्या होता है? जब वक्ता संदेश को श्रोता तक अच्छे से ना पहुंचा पाए और श्रोता जो होता है वो मैसेज को ठीक से ना समझ पाए, ठीक है, और उसके मन में कोई भ्रम या फिर असमंजस्य पैदा हो जाए उस संदेश को लेकर, तो उसको हम कहेंगे भ्रामक संप्रेषण। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा भ्रामक संप्रेषण के कारण। तो पहला कारण है वक्ता और श्रोता के बीच समान भाषा की कमी होना, यानी कि जो वक्ता होता है मैसेज को देने वाला, श्रोता होता है मैसेज को सुनने वाला, अगर इन दोनों के बीच में समान भाषा नहीं है, यानी एक जैसी भाषा का इस्तेमाल ये नहीं कर रहे। सोचो, वक्ता तो जो है वो हो गया बंगाली, ठीक है, और श्रोता जो है वो हो गया कोई फॉरेनर समझ लो। ओके फ्रेंड्स, तो फॉरेनर को थोड़ी ना बंगाली आती है, ना बंगाली जो हमारे बंगाली हो गया, ना इसको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो होगी वो संप्रेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो, वक्ता हो गया हमारा बंगाली, लेकिन हमारा जो श्रोता हो गया वो हो गया लाइक हम जैसे जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन हम मैसेज को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, तो हमारे बीच में जो भाषा है वो एक बाधा बनकर आई। ठीक है, जिसके कारण जो है भ्रामक संप्रेषण हो रहा है, यानी कि श्रोता जो है वो मैसेज को गलत समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रोता का रुचि ना लेना, वक्ता को ध्यान से ना सुनना, यानी कि जो श्रोता होता है हमारा, अगर वो कभी वक्ता की बातों में रुचि ना ले, इंटरेस्ट ना ले, ठीक है, और वक्ता को ध्यान से ना सुने, तो भी क्या होता है, भ्रामक संप्रेषण हो सकता है, यानी कि श्रोता जो होता है उसके मन में भ्रम आ सकता है, वो गलत मैसेज समझ सकता है, गलत बात समझ सकता है। ओके, थर्ड है हमारा जब संप्रेषण चल रहा हो तो वातावरण में शोर का होना। अच्छा सोचो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे पीछे से कोई नॉइजी मतलब कोई नॉइज़ आ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कोई शोर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको मेरी बात अच्छे से समझ ना आ रही हो, ठीक है, सुनाई ना दे रही हो, तो जिससे कि क्या होगा, आप गलत समझ जाओगे और आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कारण हुआ। फोर्थ है हमारा श्रोता और वक्ता के विचारों का ना मिलना, यानी कि सुनने वाले और मैसेज को देने वाले के जो विचार होते हैं वो अगर एक दूसरे से ना मिले तो भी क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा है जिस विषय पर आप दूसरे से बात करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी सोचो मैं आपसे किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपसे संप्रेषण के ऊपर ही बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, आधी अधूरी जानकारी होगी, तो क्या मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी? नहीं ना, तो इसलिए आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो भ्रामक संप्रेषण की स्थिति को उत्पन्न करती है। जब मुझे खुद आधा अधूरा आता है तो मैं आपको भी तो उसका भी आधा अधूरा समझाऊंगी, ठीक है, तो जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। सिक्स्थ है हमारा वक्ता द्वारा व्याकरण, अर्धविराम चिन्ह और शब्दार्थ का ठीक इस्तेमाल ना करना। जैसे कि जो वक्ता होता है, जो बात करने वाला होता है, अगर वो व्याकरण का, अर्धविराम चिन्ह का या फिर शब्द को जो मतलब होते हैं उनका ठीक से इस्तेमाल ना करे तो भी जो श्रोता होता है वो मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं दूँ, रोको मत जाने दो, यानी कि ये एक सेंटेंस है हमारा, देखो दोनों में वर्डिंग सेम है, रोको मत जाने दो, तो इसमें आप मतलब क्या समझ रहे हो कि उसको रोको मत, उसे जाने दो, ठीक है, लेकिन इसी का यहीं पे दूसरा मतलब हो जाएगा कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको, उसे जाने मत दो। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, सिर्फ एक इस कोमे से मतलब चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर हम अर्धविराम चिन्ह या फिर इन सब का गलत इस्तेमाल करें तो भी जो श्रोता होता है वो बात को अच्छे से समझ नहीं पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रभावी संप्रेषण। ओके, तो संप्रेषण प्रक्रिया में जब संदेश ग्रहण करने वाला श्रोता ठीक उसी मतलब को समझ जाए जो वक्ता समझाना चाहता है तो ये प्रभावी संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, ये बात तो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। ये वो संप्रेषण होती है, यानी वो बातचीत होती है जब संदेश को सुनने वाला ठीक उसी मतलब से बात को समझ जाए जैसे कि वक्ता उसे समझाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रभावी संप्रेषण करने के लिए वक्ता के पास संदेश से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं हूँ, मुझे अगर आपके साथ प्रभावी संप्रेषण करना है, यानी मुझे अपनी बात को आपको बहुत अच्छे से समझाना है, तो मुझे उसके लिए मेरे पास
जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ, संदेश जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उससे संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्वानों ने प्रभावी संप्रेषण के लिए 7C के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया है। तो जो विद्वान हैं उन्होंने बताया कि अगर हमें प्रभावी संप्रेषण करना है तो उसके लिए हमें 7C जो है इसके सिद्धांत को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, यानी कि इन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो 7C कौन से हैं? पहला है विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी, दूसरा संदर्भ यानी कि कंटेक्स्ट, तीसरा विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, चौथा स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी, फिफ्थ हमारा निरंतरता एवं एकमता यानी कि कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा माध्यम यानी कि चैनल, सेवेंथ है प्राप्तकर्ता की क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे 7C हैं यानी कि 7Cs जो हमारे हैं, जिन्हें कि हमने अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, इन्हें हम अपनी हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको मैं आपको हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इनको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर का पार्ट सेकेंड था। हम अपने इस चैप्टर को पार्ट थर्ड के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।